दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बेवा, रहमदिल और खूबसूरत लेडी डॉक्टर का वाकया सुनाने वाला हूं, जो सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि दिल के भी बहुत बड़े मकाम पर थी। वो निहायत दयालु थी, गरीबों पर रहम खाती और हर एक की मदद करती थी। उसने अपनी बस्ती में खुलेआम ऐलान कर रखा था कि अगर कोई गरीब मुझसे कुछ भी मांगेगा, मैं उसे कभी इनकार नहीं करूंगी। ये बात पूरी बस्ती में मशहूर हो चुकी थी कि जो भी इस डॉक्टर से कुछ मांगता वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। किसी को कपड़े देती, किसी को पैसे, किसी को जूते, जिस तरीके से हो सकता मदद जरूर करती। लेकिन फिर एक दिन एक फकीर ने उस नरमी और सखावत का गलत फायदा उठाया। पहले तो वो रोज आकर पैसे लेता रहा, मगर फिर उसकी नीयत बदल गई। उसे यकीन था कि ये लेडी डॉक्टर किसी को मना नहीं करती। तो एक दिन उसने ऐसी चीज मांग ली कि डॉक्टर साहिबा खुद भी हक्का बक्का रह गई। दिल के हाथों मजबूर वो इनकार भी ना कर सकी। और तब फकीर ने उस बात का फायदा उठाते हुए वो सब कुछ हासिल किया जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रहा था। आइए जानते हैं आज का ये चौंका देने वाला वाकया, जो आपको हैरान कर देगा। ये वाकया पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर राजपुर का है, जहां हिंदू बिरादरी नस्लों से आबाद है और आज भी अपनी रिवायत, इबादत और वकार के साथ पुरमन जिंदगी गुजार रही है। इसी शहर में एक हिंदू खातून डॉक्टर रहती थी, जिनका नाम डॉक्टर प्रीतिका शर्मा था। वो दिल की बीमारियों की माहिर थी और पूरे शहर में उनकी पहचान ना सिर्फ एक काबिल डॉक्टर के तौर पर थी, बल्कि उनकी नरम मिजाजी और रहमत दिली के लिए भी लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। डॉक्टर प्रीतिका के शौहर राहुल शर्मा को एक पुरसरार हादसे में गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी मौत के बाद प्रीतिका ने अपने जज्बात को खामोशी में दफन करके खुद को इबादत और खिदमत खल्क में झोंक दिया। वो रोज सुबह 7 बजे शंकर मंदिर जाया करती थी। वही पुराना मंदिर जो शहर के बीचों बीच वाक़ था और जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगती, घंटियों की आवाजें गूंजती और माहौल में एक खास रूहानी कैफियत होती। इसी मंदिर के दाखिली दरवाजे पर एक भिखारी रोज बैठा नजर आता। उसका चेहरा गर्द से स्याह, कपदे मैले और फटे पुराने, और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे बरसों का दुख छुपा हो। वो हर गुजरने वाले से कुछ ना कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदरूनी दरवाजे पर जमी होती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर रोज जब प्रीतिका मंदिर आती, पूजा करती और वापस जाती तो जाते जाते उसी भिखारी को कुछ रुपए दे देती। ये उनकी रोज की आदत थी और इसमें कभी नागा ना होता। भिखारी ना कुछ कहता ना आंख उठाता, बस हाथ जोड़कर सर झुका देता और प्रीतिका, जो हर किसी से बातचीत की आदी नहीं थी, उसे हल्की सी मुस्कान देती और अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। जाहिरी तौर पर डॉक्टर प्रीतिका की जिंदगी एक कामयाब, मुकम्मल और बाइज्जत जिंदगी थी। एक बद्दा अस्पताल, समाज में मुकाम, अपना जाति घर। मगर जो दुख उनके दिल में छुपा था, वो सिर्फ वही जानती थी। शौहर की जुदाई, तन्हाई और जिंदगी का खालीपन। यही वो गम था जो वो हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के सामने पेश करती। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई, तो वो हमेशा की तरह मंदिर गई। पूजा मुकम्मल करने के बाद जब वो उस एफकेर को पैसे देने लगी, तो उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर अल्फाज दिल में उतरने वाले थे। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। डॉक्टर प्रीतिका के कदम रुक गए। उन्होंने एफकीर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई मजाक, सूखी या दीवानगी नहीं थी। ये कैसा सवाल था? क्या वो पागल था या ये किसी गहरी बेबसी का इजहार था? उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो पैसे और बारिश से बचकर बैठो। मगर एफक्वियर ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। डॉक्टर प्रीतिका वापस अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन सारा दिन उनका ज़हन
उसी वाकया में उलझा रहा। क्या वो एफक्यूअर वाकई मामूली इंसान है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा क्यों है जो मुझे राहुल की याद दिलाता है? रात को जब वो घर लौटी तो खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। आखिर वो तो बस एक भिखारी है। मगर अगले दिन जैसे ही उन्होंने फिर उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने हाथ जोड़ाकर इनकार कर दिया और कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, सिर्फ एक मौका दीजिए। प्रीतिका को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलने लगो, अपनी हद में रहो। लेकिन भिखारी ने नजरें नहीं झुकाई। उसने धीरे से कहा, मुझे मालूम है आपको लगता है कि मैं पागल हूं। प्रीतिका की बात पर एफगियर ने एक लम्हे को नजरें झुकाई, फिर दोबारा उसकी आंखों में देखकर बोला, मैडम जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं आपके लिए वो कुछ कर सकता हूं जो शायद कोई और ना कर सके। उसके लहजे में इतना एतमाद था कि प्रीतिका को एक पल को हैरत हुई। एक एफकीर जो आमतौर पर खामोश बैठा रहता है, आज इतने यकीन से बात कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा झलक रहा था। प्रीतिका ने उसे गौर से देखा और नरमी से पूछा, अच्छा, बताओ तुम क्या कर सकते हो? एफकीर ने जवाब दिया, इस शहर में एक बद्दा नशा फरोश गिरोह काम कर रहा है। मैं आपको उनका पता दे सकता हूं। प्रीतिका हैरान रह गई। एक एफकीर और ऐसे गिरोह की मालूमात, उसे लगा जैसे कोई मजाक कर रहा हो। मगर फिर डॉक्टर होने के नाते उसकी आदत थी कि हर बात को फौरन रद्द ना करें। उसने सोचा, अगर ये सच भी है तो मैं पुलिस को इत्तला दे सकती हूं। उसने तफसील पूछी तो एफक्यूर ने बताया, कल रात मैंने मंदिर के पास वाले एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा जो नशे की बड्डी डील की बात कर रहे थे। उनके हुलिये और मकाम दोनों याद है। प्रीतिका ने इस बात को पूरी संजीदगी से ना लिया, लेकिन फिर भी उसने अपने एक पुराने मरीज इंस्पेक्टर कमर से बात की। अगले दिन इंस्पेक्टर ने हैरतअंगेज खबर दी, डॉक्टर साहिबा, जिस गोदाम की आपने बात की थी, वहां छापा मारा गया और वाकई एक बड़ा मादा फरोश गिरोह पकड़ गया। भारी मिकदार में नशा आवर अशिया बरामद हुई है। प्रीतिका दंग रह गई। एक एफकीर को ये सारी मालूमात कैसे मालूम हो सकती है? उसने फैसला किया कि वो अगले दिन मंदिर जाकर खुद एफकीर से ये सब पूछेगी। सुबह वो मंदिर पहुंची और एफकीर पहले की तरह चबूतरे पर बैठा हुआ था। प्रीतिका उसके करीब जाकर बैठ गई और आहिस्तगी से पूछा, तुमने इतनी पक्की मालूमात कैसे दी? तुम कौन हो? सच सच बताओ। एफकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैडम जी, मैं वही हूं जो नजर आता हूं, लेकिन मैं इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में ऐसा राज छुपा था जो प्रीतिका को उलझाता जा रहा था। उसके बाद कई दिनों तक एफक्यूअर ने प्रीतिका को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे जुर्म की खबरें दी और हर बार वो खबरें बिल्कुल दुरुस्त निकलती थी। प्रीतिका अब उसे आम फकीर नहीं समझती थी। वो समझ चुकी थी कि उसके पीछे कोई बद्धा भेद है, मगर वो जानती थी कि अगर वो इस पर दबाव डालेंगी तो शायद वो सच कभी ना बताएं। इसलिए उसने वक्त के साथ उसे जानने का फैसला किया। अब एक खामोश रिश्ता बन चुका था, ना खैरात का ना हमदर्दी का, बल्कि एक अजीब सा ताल्लुक। प्रीतिका अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। एफआईआर कभी कभी ऐसी बातें करता जो प्रीतिका को राहुल की याद दिला देती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, आपको याद है आप कहती थी कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। प्रीतिका के हाथ से जैसे जमीन खिसक गई। ये बात तो उन्होंने सिर्फ राहुल से कही थी, किसी और को तो कभी नहीं बताई। उन्होंने खुद को संभाला, मुस्कुराकर बात टाल दी, मगर दिल में सवाल की गूंज सुनाई देती रही। एक रात वो अस्पताल से वापस आ रही थी। बारिश जोरों की थी और रास्ते सुनसान। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। वो घबरा गई। सड़क पर कोई नहीं था,
मगर तभी वो एफक्यूअर अचानक वहां नमूदार हुआ, ऐसे जैसे पहले से जानता हो कि उसे यहां पहुंचना है। उसने गाड़ी चेक की चंद लम्हों में स्टार्ट कर दी और कहा, मैडम जी, इतनी रात को अकेली बाहर ना निकला करें। ये शहर आप जितना सीधा नहीं है। उसकी आवाज में फिक्र और दर्द छुपा था। प्रीतिका ने उसे उस रात अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन उनके इसरार पर वो मान गया। घर जाकर जब वो खाने की मेज पर बैठे एफ की कीर ने एक निवाला लिया और आहिस्ता से कहा, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी यादें दिला रहा है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो खामोश रही। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मगर अगली सुबह एक फैसला कर चुकी थी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक एक्सपर्ट रवि सिन्हा को फोन किया और वो तस्वीर उसे भेजी जो उन्होंने चुपके से एफक्यूर के लिए थी। रवि ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, प्रीतिका, इस आदमी का चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। कुछ टेस्ट करने होंगे। प्रीतिका ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो एफियर की असल पहचान जानकर ही रहेगी। उसने अपने पुराने दोस्त और फॉरेंसिक माहिर रवि सिंह से राब्ता किया और उसे वो तस्वीर भेजी जो उसने खामोशी से एफकेयर की खींची थी। रवि ने तस्वीर को बगौर देखा और बोला, प्रीतिका, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमालशुदा चीज दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूं। यह सुनकर प्रीतिका उलझन में पड्डी एज गई। वो एफियर को बराहे रास्त शक में डालना नहीं चाहती थी। अगर वो महसूस करे कि मैं उस पर नजर रख रही हूं तो शायद हमेशा के लिए छुप जाए। उसने सोचा, तभी उसने एक तदबीर सूझी। एक दिन उसने एफ की कीर को अपने घर बुलाया और बधी नरमी से कहा, श्याम, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, वहां रह सकते हो। एफ किर, जिसने अपना नाम श्याम बताया था, पहले तो झिझका, मगर प्रीतिका के खुलूस ने उसे मजबूर कर दिया और वो मान गया। अब शाम डॉक्टर प्रीतिका के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे कमरे में रहने लगा। दिन भर वो मंदिर के पास बैठता, अपने एफ क्वीर वाले अंदाज में भीख मांगता और शाम को चुपचाप वापस आ जाता। प्रीतिका ने एक दिन उससे पूछा, श्याम, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं तो तुम अभी रोज मंदिर क्यों जाते हो? श्याम ने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है। वहीं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। इस जवाब में कोई फलसफा छुपा हुआ था, कोई राज जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें काफी थी। कुछ दिन बाद अस्पताल से प्रीतिका को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। प्रीतिका का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले शाम की मालूमात पर पुलिस ने छापा मारा था। उसने फौरन इंस्पेक्टर कमर को फोन किया, जो मौका पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया मगर चंद कागजात महफूज रहे। इनमें एक तस्वीर है, एक आदमी की जो हूबहू राहुल जैसा लग रहा है। एक प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़ धड़कने लगा। उसने फौरन वो तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रही। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, राहुल 2022 फार्मा डील। ये अल्फाज उसके वजूद को झंझोदने के लिए काफी थे। क्या ये सच में राहुल है? क्या वो जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी तो लाश भी शनाख्त हो चुकी थी। पूरी रात वो नींद न ले सकी। शक, उम्मीद, खौफ, हर एहसास दिलो दिमाग में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वो मंदिर गई ताकि श्याम से बात कर सके, लेकिन वो वहां नहीं था। प्रीतिका ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर श्याम जैसे हवा में टहलील हो चुका था। क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया या वो खुद छुप गया? श्याम को ना पाकर प्रीतिका और परेशान हो गई। मगर जब वो शाम को घर लौटी तो श्याम उनके घर के बाहर बैठा मिला। पहचानने के काबिल ना था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और जिस्म पर गर्द जमी हुई थी। प्रीतिका ने गुस्से में आकर पूछा,
कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। श्याम ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी मुझे कुछ जरूरी काम था। आप फिक्र ना करें, अब सब ठीक है। प्रीतिका ने फैसला किया कि वो उससे सीधा सवाल नहीं करेगी, मगर उसने नरमी से पूछा, श्याम तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? श्याम ने एक लम्हे को उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी इस शहर में कौन नहीं जानता उन लोगों को? बहुत ताकतवर है। ये अल्फाज थे या किसी बदे सच की झलक? प्रीतिका का दिल कह रहा था कि श्याम को छुपा रहा है और इस छुपाई हुई बात का ताल्लुक जरूर राहुल से है। चंद दिनों बाद प्रीतिका ने खुद गोदाम की आग की मुकम्मल रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि आग कोई हादसा नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई थी, और जिस मुस्तबा शखास को आग लगने से पहले उस इलाके के आसपास देखा गया, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मुशाबहत रखती थी। राहुल जैसी इंस्पेक्टर कमर ने शाम पर नजर रखने का बंदोबस्त किया। उसने बताया, डॉक्टर साहिबा शाम रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन रात को वो मंदिर के करीब एक पुराने खंडहर में छुपता है और वहां चंद मुस्तबा लोगों से मिलता भी है। प्रीतिका ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया और वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी मुवाहिदों, काले कारोबार और अंदरूनी नज्म की तफसील थी। मगर इन सब में सबसे चौंका देने वाली चीज थी, खंडहर में मिलने वाले कागजात के नीचे एक पुराना खत भी दबा हुआ था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब प्रीतिका ने वो खत खोला तो उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, राहुल तुम्हें सच छुपाना होगा। ये अल्फाज पढ़ते ही उसके हाथ लरज गए। क्या राहुल वाकई जिंदा है या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वो सोचने लगी, क्या मैं फार्मा कंपनी के मालिक से बराहरा बात करूं या पहले शाम से उसके सच का पर्दाफाश कराऊं? उस रात उसने शाम को अपने घर बुलाया। जब शाम कमरे में दाखिल हुआ तो प्रीतिका ने वो तस्वीर उसके सामने रख दी जो उसे गोदाम में मिली थी। उसकी आवाज सख्त हो गई, ये तुम हो श्याम? सच बताओ तुम कौन हो? श्याम ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने नरमी से कहा, मैडम जी कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्रीतिका को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। श्याम, मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने का मुझे पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ ना बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। श्याम ने मुस्कुराकर सर हिलाया, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वो सच आप कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके राहुल से जुड़ा हुआ है। प्रीतिका के दिल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर श्याम ने उसकी तरफ झुककर एक पता दिया। फार्मा कंपनी के मरकजी दफ्तर के तहखाने में एक खुफिया कमरा है जहां वो तमाम गैरकानूनी सबूत छुपाए गए हैं। प्रीतिका ने फौरन अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर कमर को इत्तला दी। पुलिस ने रात गए छापा मारा। इस तहखाने में जो मिला वो हैरानक था। नशा आवर दवाओं की भारी मिकदार, काले धन के हिसाबात और दर्जनों जाली दस्तावेजात, और उन सब कागजात में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था। राहुल शर्मा फार्मा कंपनी के कई अहम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर प्रीतिका के दिल का शक अभी भी मिट नहीं रहा था। शाम अब और भी पुरसरार हो चुका था। वो कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। प्रीतिका ने एक दिन शाम से दोबारा बात करने की ठानी, लेकिन इस बार नहीं पूछा, बस देखा। शाम खामोश बैठा रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसी शाम प्रीतिका ने रवि सिन्हा को कॉल किया। डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? रवि ने जवाब दिया, 2 दिन में, लेकिन एक बात है, अगर वो शख्स वही निकला जिसका तुम्हें शक है तो ये सब कुछ बदल देगा। प्रीतिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी रफ्तार आवाज थी, डॉक्टर प्रीतिका, आप बहुत होशियार हो चुकी है, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है।
शाम को छोड़ दो वरना मत भुगतना पड़ेगा। कॉल बंद हो गई। प्रीतिका की उंगलियां कांपने लगी। तो ये सब सच है। श्याम कोई आम फकीर नहीं, वो किसी बड़े राज का हिस्सा है। मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। श्याम का राज जानना जरूरी हो चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानती थी कि हर रात वो किसी अंधेरी गली में जाता है, मंदिर से निकलकर खंडरात की तरफ। वहां कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करता है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। प्रीतिका ने फैसला किया कि अब वो शाम का पीछा करेगी। उसने इंस्पेक्टर कमर को फोन किया और एक मंसूबा बनाया। मैं अब रुकने वाली नहीं, चाहे सच जैसा भी हो। मैं श्याम की हरकतें, उसकी बातों में छुपा असरार और उसके चेहरे की संजीदगी, सब कुछ अब एक बड़े इंसाफ की तरफ बढ़ रहा था। मगर जो बात डॉक्टर प्रीतिका अभी तक नहीं जानती थी, वो ये थी कि श्याम कोई और नहीं बल्कि उनका शौहर राहुल शर्मा था। 2 साल पहले राहुल की मौत एक सड़क हादसे के तौर पर सामने आई थी, लेकिन वो महज एक साजिश थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो उसी फार्मा कंपनी के लिए काम करता था, जिसके खिलाफ श्याम लगातार बातें कर रहा था। राहुल को पता चल गया था कि कंपनी मादा की गैरकानूनी तजारत, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे काले धंधों में मुलव्विस है। उसने इन जुर्मों को बेनकाब करने का फैसला किया। मगर कंपनी के मालिक राघा मल्होत्रा ने राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रचाई। राहुल किसी तरह बच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। उसने सबसे दूर होकर शहर के अंडरवर्ल्ड में पनाह ली और एक फकीर का रूप इख्तियार कर लिया। मंदिर के बाहर बैठना, चुपचाप सब कुछ देखना और सिर्फ प्रीतिका को रोजाना एक झलक देख लेना, यही उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं सामने आया तो राघव मुझे तो मारेगा ही, मगर प्रीतिका भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए राहुल ने श्याम के रूप में एक एक कदम सोच समझ कर रखा और प्रीतिका की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इस गंदे कारोबार की जड़ें हिलानी शुरू की। एक रात प्रीतिका और इंस्पेक्टर बकराम ने श्याम का पीछा शुरू किया। वो हमेशा की तरह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी का पीछा होने का शक हो। काफी देर बाद वो एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका। ये वही गोदाम था जहां चंद हफ्ते पहले आग लगी थी। प्रीतिका का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां राहुल की तस्वीर मिली थी? क्या श्याम यहां कुछ खास तलाश करने आया है? बकराम ने इशारा किया कि वो छुपकर गोदाम के पीछे जाए। वहां एक और शख्स श्याम से आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था। एक लंबा पतला आदमी जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उनकी बातें वाजे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो शख्स श्याम को एक छोटा सा पैकेट देकर तेजी से गलियों में गायब हो गया। बकराम ने प्रीतिका से कहा, हमें वो पैकेट देखना होगा, हो सकता है कोई सबूत हो। मगर प्रीतिका की नजर श्याम पर जमी हुई थी। वो गोदाम के अंदर गया और अंधेरे में जा बैठा। जब प्रीतिका और बकराम कुछ देर बाद अंदर दाखिल हुए तो वहां जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फैली हुई थी। एक कोने में श्याम एक पुरानी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसने वही पैकेट खोला हुआ था जिसमें चंद तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। प्रीतिका और बकराम ये सब दूर से देख रहे थे। अचानक श्याम ने वो तस्वीरें जला दी। प्रीतिका हिल गई। क्या वो सबूत मिटा रहा है या उनमें कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाना चाहता है? बकराम ने आहिस्तगी से कहा, हे, अभी बात नहीं करनी चाहिए। शायद वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो। हमें मजीद सबूत दरकार है। प्रीतिका ने हां में सर हिलाया, मगर उसका दिल उलझ चुका था। शाम की हर हरकत, हर खामोशी और हर नजर अब सब कुछ राहुल की याद दिलाता था। वो जानती थी कि अब वक्त बहुत करीब है जब सच मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। अगली सुबह प्रीतिका ने मामूल के अंदाज में शाम से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा की तरह खामोश रहा। उसने खामोशी से नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
एक शाम की परसरार खामोशी अब प्रीतिका के दिल को खटकने लगी थी। एक रात जब वो कमरे में आई तो देखा शाम सो चुका है। उसने गौर किया कि वही यूएसबी ड्राइव श्याम की जेब में अभी भी रखी है, जो वो गोदाम से लेकर आया था। प्रीतिका ने आहिस्तगी से ड्राइव निकाली और दबे पाव अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी। ड्राइव में कई फाइलें थी, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर वो हिचकिचाई नहीं। पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। 2 आदमियों की आवाजें सुनाई दी। एक आवाज राघा मल्होत्रा की थी, जिसे वो एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अनजान शख्स की थी, जो किसी खुफिया प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। साहब, अगर ये फाइल लीक हो गई तो हम सब गए। वो सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है, राघा ने जवाब दिया। फिक्र ना करो, वो अब हमारे रास्ते में नहीं है, मगर एहतियात जरूरी है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो सॉफ्टवेयर वाला राहुल था? फिर उसने तस्वीरें खोली। उनमें राघा और उसके साथी गोदाम में नशा आवर अशिया की पैकिंग करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने प्रीतिका को हिला कर रख दिया। तस्वीर में एक शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी आंखें और चाल राहुल जैसी। एक तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। अब उसने वीडियो चलाया। वीडियो में राघा किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वो किया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी बीवी को इस सब से दूर रखो। प्रीतिका की सांसें रुक गई। ये आवाज ये तो श्याम की है, लेकिन वो राघा से क्यों बात कर रहा है? उसे मेरा नाम कैसे मालूम? उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या श्याम वाकई राहुल है? और अगर हां तो वो राघा से मिल रहा है। ये सब क्या है? उसने यूएसबी वापस श्याम की जेब में रख दी। उसका दिल कह रहा था कि श्याम पर अब भरोसा नहीं रहा, लेकिन उसकी बातों में ऐसी सच्चाई भी थी जो उसे रोक रही थी। अब साफ जाहिर होने लगा था कि श्याम यानी राहुल राघा के खिलाफ अंदर से खेल रहा है। अपनी मौत का ड्रामा रचाकर वो इस खतरनाक नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब जबकि प्रीतिका सच के करीब पहुंचने लगी थी, श्याम उसे हर मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर दूसरी तरफ राघा को भी श्याम पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को श्याम पर नजर रखने की हिदायत दे दी। अगले दिन रवि सिंह का फोन आया। प्रीतिका डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मैं फोन पर नहीं बता सकता। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। प्रीतिका ने श्याम को कुछ नहीं बताया। वो तेजी से तैयार हुई और रवि के ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। रवि ने उसे एक लिफाफा थमाया और कहा, ये नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसका फोन बजने लगा। इंस्पेक्टर बकराम की घबराई हुई आवाज थी। प्रीतिका, तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। श्याम कुकू, प्रीतिका तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। शाम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है ये राघा के आदमी हैं। प्रीतिका का दिल जैसे डूबने लगा। उसने लिफाफा फौरन अपनी जेब में डाला और बगैर एक लम्हा जाया किए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। अब प्रीतिका को यकीन हो चुका था कि श्याम कोई आम फकीर नहीं। उसकी आंखों में छुपी कहानी, उसकी खामोशी में छुपा दर्द और हर अंदाज, सब कुछ राहुल की याद दिला रहा था। आखिरकार सच उनके सामने खुलने लगा था। श्याम दरअसल उनका शौहर राहुल शर्मा ही था। वो राहुल जिसे सब ने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया समझा था, दरअसल जिंदा था और एक खौफनाक साजिश के खिलाफ तन्हा जंग लड़ रहा था। फार्मा कंपनी जिसका मालिक राघव मल्होत्रा था, वही इदारा था जिसने न सिर्फ मादा और काले धन का धंधा चला रखा था, बल्कि राहुल की जान लेने की कोशिश भी की थी। मगर राहुल बच गया और अपनी मौत का ड्रामा रचाकर श्याम के रूप में गुमनामी में जा छुपा। वो मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था ताकि दूर से प्रीतिका को देख सके। वो जानता था कि अगर वो सामने आ गया तो राघा
उसे और प्रीतिका दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो चुपचाप अपनी पहचान छुपाए कंपनी के अंदरूनी राज जमा करता रहा और आखिरकार उनको बेनकाब करने के करीब पहुंच गया। मगर अब राघा को उस पर शक हो चुका था। उसने शाम को अगवा करवा लिया और शहर के बाहर एक सुनसान बोसीदा कारखाने में ले गया। इस वक्त बारिश जोरों की थी। आसमान बिजली से गूंज रहा था और हर चीज खौफ का मंजर पेश कर रही थी। प्रीतिका इंस्पेक्टर विक्रम के साथ कारखाने पहुंची। विक्रम ने पिस्तौल निकाला और उसे पीछे रहने का इशारा किया, मगर प्रीतिका ने इनकार कर दिया। मुझे श्याम को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर श्याम एक कुर्सी से बंधा हुआ था। राघा उसके सामने खड़ा तंजिया हंसी हंस रहा था। तू सोचता था हमें धोखा देगा। अब बता तू असल में कौन है? तू वही सॉफ्टवेयर वाला है ना? राहुल शर्मा। श्याम खामोश रहा। उसने बस राघा की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे उसकी रूह तक झांक रहा हो। तभी दरवाजा धड़ाक से खुला। विक्रम पुलिस टीम के साथ अंदर घुस आया। हाथ ऊपर। राघा, तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी है। गुंडों ने हथियार उठाए, मगर पुलिस की भारी नफरी देखकर पीछे हट गए। प्रीतिका दौड़ती हुई श्याम के पास पहुंची, उसकी रस्सी खोली और कांपती हुई आवाज में पूछा, श्याम तुम ठीक हो? श्याम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख और सुकून दोनों का अक्स था। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया। हमेशा मैं ही दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। राघा को हथकड़ी लगी। विक्रम ने प्रीतिका को बताया, ये शख्स चाहे जो भी हो, उसकी दी गई मालूमात, तस्वीरें, यूएसबी और हिम्मत ने इस सारे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था। प्रीतिका ने धड़कते दिल से जेब से वो लिफाफा निकाला जो रवि सिंह ने उसे दिया था। वही कारखाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने लैब रिपोर्ट खोली। कागज पर साफ लिखा था डीएनए मैच 99। 9% अर्फ मेहरा। उसके हाथ कांपने लगे। सामने वही शख्स खड़ा था जो अब श्याम नहीं राहुल था। प्रीतिका उसके करीब गई, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, ये तुम हो ना? मेरे राहुल। राहुल ने लंबी सांस ली और उसकी आंखें नम हो गई। मैं कभी गया ही नहीं था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता था। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। प्रीतिका ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दुख, खौफ और जुदाई उस एक लम्हे में बह गई। चंद हफ्तों बाद मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। राहुल अब साफ लिबास में, अपनी असली पहचान में, मगर वही आंखें, वही मोहब्बत। प्रीतिका ने पूछा, अब क्या? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब एक नई शुरुआत, लेकिन इस बार कोई झूठ, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी और वक्त जैसे थमकर उनकी नई जिंदगी का आगज देख रहा।